हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे NIUS का क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं इन वीडियोस के अंदर, जो अब आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, क्लास 10th के NIUS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मिलेंगे और 12th के सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और प्लस काफी जो भी सब्जेक्ट्स होंगे आपको जो चाहिए होंगे मेरे को बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा सकूं, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्लस आपको नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट और एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहां से मेरी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट पे भी सर्च करके इन नोट्स को आप वहां से ले सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ पर NIUS क्लास 12 के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सिंपली है, अगर आपको एग्जाम के अंदर पास होना है तो आपको कुछ बातें आज मैं बताने वाला हूं कि आपको NIUS क्लास 12th को कैसे क्लियर करना है अच्छे मार्क्स के साथ। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे इस साल के और लास्ट ईयर के, जिनको मैंने बताया था किस तरीके से एग्जाम पेपर लिखना है, पैटर्न क्या रहेगा, कैसे मार्किंग स्कीम होगी, सब उनको बताया था। मार्किंग स्कीम भी उनको मैंने बताई थी यहां पर, और एग्जाम लिखना कैसे है ये भी मैंने उनको बताया था। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी बताता रहूंगा कि एग्जाम कैसे लिखना है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को मैं हेल्प करता हुआ चलूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब मैं निकाल रहा हूं, मेरी टीम भी वर्क कर रही है इसके ऊपर। तो आपको एग्जाम कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, पहली बात तो आपको जिस तरीके से ये राइटिंग है आपको उसी तरीके से ही एग्जाम लिखना है, हेडिंग्स के साथ। चैप्टर नंबर 28 से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ रहे हैं, आपको पढ़ने हैं, समझने पड़ेंगे, लिखना कैसे वो भी समझना पड़ेगा। प्लस मैं आपको कुछ PYQs भी सॉल्व कराता चलूंगा ताकि आपको पता रहे टाइम टू टाइम। 28 वाला जो है चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्टिंग मैंने इंटरेस्टिंग चैप्टर से करी है। जिन लोगों को थोड़ा हिस्ट्री से, भारत की हिस्ट्री के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ थोड़ा प्यार है, या जो आगे LLB करना चाहते हैं बच्चे, या जुडिशरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ें इसको ध्यान से। मैं आपको बताता हूं कि ये चैप्टर क्या है। ये 28 चैप्टर है मेरा, भारत और उसके पड़ोसी चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका। देखिए, जो भारत है उसके पड़ोसी देश तो वैसे तो चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये भी आते हैं, पर हमारे पास इस चैप्टर में हमें सिर्फ 3 जो कंट्रीज हैं उनके साथ में बताना है कि भारत के उनके साथ संबंध कैसे थे। देखिए, पहला आता है भारत और चीन सीमा विवाद पर। नोट लिखिए, भारत और चीन सीमा विवाद पर। मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा साथ के साथ। इसके बाद जो मैं इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी डालूंगा यहाँ पर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स भी आपको मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। भारत और चीन सीमा विवाद। देखिए, भारत चीन सीमा विवाद क्या था। भारत के 1962 यानी कि 1962 की लड़ाई होने से पहले भारत की लड़ाई हुई थी सबसे पहले 1962 में चाइना के साथ। चाइना के साथ भारत की लड़ाई हो गई थी। इस लड़ाई से पहले भारत और चीन के संबंध बहुत अच्छे थे, पर ये जो लड़ाई हुई है हमारी, क्यों हुई है, विवाद क्यों हुआ, क्योंकि एक अक्साई चीन मैं आपको बता दूं, अक्साई चीन जो मेरा लद्दाख में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के अंदर यहां पर आता है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर अक्साई चीन मेरा लद्दाख में आता है, जम्मू कश्मीर में आता है। वहां पर जो अंग्रेजों ने, यानी कि जब हमारा उपनिवेश काल था, कॉलोनियल टाइम था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जब भारत ब्रिटिश इंडिया का गुलाम था, तो उस टाइम पर क्या था कि जो अक्साई चीन वाला एरिया था वो उस टाइम पर कुछ डिसाइड नहीं था कि वो इंडिया में है या फिर चाइना में है। तो उस टाइम पर अनडिसाइडेड छोड़ गए थे हमारे जो भी अंग्रेज थे उस टाइम पर, ब्रिटिशर्स थे, ये अनडिसाइडेड मैटर था। तो चाइना ने क्या करा, भारत के 1947 में आजाद होने के बाद चाइना ने इस अक्साई चीन वाले एरिया के ऊपर राज का कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसको अपने चाइना के मैप में दिखा दिया। पर जब ये बात हमारे उस टाइम के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो हमारे यहीं से ही विवाद होने शुरू हो गए। चलिए पढ़ते, हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत चीन सीमा विवाद। चीन और भारत एक प्राचीन काल से ही व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। देखिए, चाइना के और भारत के एक व्यापारिक, यानी कि हम आपस में ट्रेड भी करते थे, और सांस्कृतिक हमारे कुछ कल्चर्स में मिलते जुलते थे। आप देख सकते हैं
कि हमारे चाइना के ऊपर बहुत सारी मूवीज आती हैं, द मंकी किंग आती है। मंकी किंग एक मूवी थी जिसके अंदर हमारे भगवान बजरंगबली के हिसाब से एक ऐसा मंकी दिखाया गया था जो कि बहुत पावरफुल था। तो थोड़े हमारे सांस्कृतिक संबंध भी बने रहे। 1954 में चाइना के प्रधानमंत्री चाउ इन लाई भारत आए और दोनों देशों के बीच एक पंचशील हस्ताक्षर किए। मैं आपको बताता हूं ये पंचशील हस्ताक्षर क्या था। देखिए, पंचशील हस्ताक्षर क्या था? पंचशील हस्ताक्षर था दोनों देशों के बीच, इंडिया और चाइना, दोनों देशों के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि हम किसी की भी सीमा के अंदर यानी कि टेरिटरी के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, प्लस हम एक दूसरे के सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा का भी भेद नहीं करेंगे, यानी कि सुरक्षा को भी नहीं तोड़ेंगे, और आपसी तरीके से पड़ोसी देश होने के नाते हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। पर पंचशील हमारा हस्ताक्षर किए तथा हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। यहां पर हिंदी चीनी भाई भाई के नारे इसलिए लगे कि यानी कि हिंदुस्तान और चाइना जो भी दोनों देश हैं, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देश होने के नाते ये एक दूसरे के भाई भाई हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही चीन ने अपना असली रंग दिखाया। असली रंग कैसे दिखाया? जैसे कि मैंने अभी आपको अक्साई चीन वाला किस्सा बताया था। ये अक्साई चीन के ऊपर मैं एक वीडियो सीबीएसई के पॉलिटिकल साइंस में भी डालूंगा, वहां पर भी आप जाके इसका फुल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वहां पर भी मैं डालूंगा। एनआईओएस के स्टूडेंट्स वहां पर जाके मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं इसको उसका डिस्क्रिप्शन भी, उस वीडियो का लिंक भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। इसके बाद चाइना ने अपना असली रंग दिखाया। 1959 में भारत दलाई लामा को शरण दी तो चीन ने इसे चीन के विरुद्ध कहा। देखिए, मैं आपको बताता हूं दलाई लामा कौन था। हमारे पास एक तिब्बत, भारत से ऊपर तिब्बत जो था जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया, उनका एक गुरु था। गुरु कौन था? दलाई लामा। दलाई लामा कैसा गुरु था? मतलब कि जैसे हमारे देश के अंदर शंकराचार्य गुरु होते हैं, ऐसे ही तिब्बत के अंदर उनके एक मेन हेड गुरु थे जिनका नाम था दलाई लामा। अब चाइना ने जब इन्वेड करा और तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया तो उनकी सांस्कृतिक विरासत को चाइना ने छीनना शुरू कर दिया। मतलब कि अपना उनके ऊपर एक तरीके से ऐसा इंपैक्ट डाला कि चाइना ही उनका माई बाप है, उनकी अपनी सांस्कृतिक विरासत वो लोग खोने लगे। तो इसके लिए जो दलाई लामा था वो भारत आया और भारत में आके उसने शरण ली, जबकि भारत ने उसको कुछ भी ऐसा नहीं कहा था कि आप भारत आओ। तो ये चीज बिल्कुल भी चाइना को गवारा नहीं हुई और चाइना ने क्या करा? भारत के खिलाफ ही जंग बोल दी कि भारत ने उसको जानबूझ की शरण दी है। 1959 में चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के 12,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर धावा बोल दिया। अब देखिए, धावा बोल दिया, मैंने आपको बताया 1959 कब की बात चल रही है। 1959 में उसने लद्दाख के अक्साई चीन और हमारे अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में 12,800 किलोमीटर तक अंदर क्षेत्र में उसने धावा बोल दिया और अंदर तक उसकी सेनाएं आ गई। इसके बाद 1962 में भारत और 1962 में चीन ने भारत चीन सीमा पर आक्रमण कर दिया। 1962 के अंदर चाइना ने भारत की और चाइना की सीमा पर यानी कि उनकी जो हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है उसके ऊपर उन्होंने इन्वेड करके यानी कि विध्वंस करके और उसको आक्रमण कर दिया, भारत के अंदर घुसाई और फिर भारत चीन में युद्ध हो गया। बहुत सिंपल नोट्स बना रखे हैं। इसी तरीके के नोट्स अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में टीचर के पास लिख कर आएंगे तो टीचर को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है और अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखा है। देखिए, बुक की लैंग्वेज बहुत थोड़ी टफ होती है, बच्चे समझ नहीं पाते इतनी शुद्ध हिंदी को, तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं। इस युद्ध में अमेरिका व रूस के भाग लेने की संभावना बन गई। अब क्या हुआ? देखिए, यहां पर अमेरिका और रशिया जो भारत की साइड था और अमेरिका भी चाइना की तरफ से आने की कोशिश में था, तो उनकी भी इसमें अगर ये दोनों भी इस युद्ध के अंदर आ जाते तो नो डाउट वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता था, ऐसी होने की संभावना थी जिससे सारे देश बचना चाहते थे। लेकिन 21 नवंबर को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। ठीक है, 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया कि ठीक है, हम सीज फायर करते हैं, अब हम भारत के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये जो सीमाएं हमने इन्वेड कर दी है ये भी हमारी है, ये भी डिस्प्यूटेड रहेंगी यानी कि विवादित क्षेत्र रहेंगे, पर अभी हम सीज फायर करते हैं भारत के साथ
और इसके बाद युद्ध विराम घोषित कर दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर में अपना दावा करता रहा, जबकि अरुणाचल प्रदेश में चीन क्या करता रहा कि 90,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर तक घुसकर बोलता रहा कि ये हमारी सीमा है। 2003 में भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी ने चीन की यात्रा के तुरंत बाद ही चीन में अरुणाचल प्रदेश का चीन का भाग बताया। इसका मतलब यह है कि 2003 में भारत के जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, सॉरी मैं उनका नाम इतना डिसरिस्पेक्टफुली ले गया, आई एम सो सॉरी, वो हमारे देश के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा के तुरंत बाद ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश को चीन का भाग बताया, जबकि ऐसा नहीं था। इस प्रकार भारत चीन की सीमा विवाद पर कई बार भारत चीन की सीमा पर विवाद कई बार हुआ और अभी तक चलता आ रहा है। मतलब देखिए मैंने बहुत छोटा सा आंसर लिखा है। अगर ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आता है, इतने ही मार्क्स में आता है और आपको बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही लिखना है यहाँ पर, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन ही काम कर जाएगा। वैसे तो इसका बहुत फुल एक्सप्लेनेशन है, अगर मैं उसकी वीडियो बनाऊं तो वो 1 आवर की भी जा सकती है, पर आपको अपने टीचर को छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है कि भारत चीन सीमा के विवाद पर नोट लिखना था। तो ये क्वेश्चन 4 और 3 मार्क्स में इजीली आता है और आपको इसी तरीके से आंसर फ्रेम करना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए आप गुरुजी क्लासेस के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। इसी तरीके के मैं NIOS के क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के नोट्स आपको बताता रहूंगा, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा। आपको मेरी वेबसाइट पर नोट्स और इसकी ऑफलाइन वीडियोस भी मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।